बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिनिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर दिया है और 22 मार्च का इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म था उसे कलअदम कर दिया है। और भी अहकामात हैं, लेकिन केपी, आपको पता ही है ना, ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने के लिए पीटीआई की दरखास्त थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का मामला गोल कर दिया गया है। ये क्यों गोल किया गया है? पंजाब में इलेक्शन करवाने की इतनी फिक्र क्यों है? क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का जो आईनी तकाजा है उसका इतलाक खैबर पख्तूनख्वा पर नहीं होता? कहां कहां डंडी मारी गई है इस फैसले में और कहां आइन और कानून को नजरअंदाज किया गया है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया जनाब ये हुक्म, हम इस हुक्म को नहीं मानते। उनका ये कहना है कि जनाब ये अक़लियती फैसला है, अक्सरियत अपना फैसला दे चुकी हुई है। इस पर वज़ीर कानून ने असम्बली में भी बात की है, वज़ीर आज़म ने भी बात की है, भारत काबीना, पूरी काबीना ने, यानी जो हुकूमत में शामिल तमाम जमातों के जो लोग हैं काबीना में, वज़ीर, उन सब ने ये फैसला जो है ये मुस्तरद कर दिया है। मुस्तरद करके अगर वो इस पर अमल नहीं करते तो क्या तौहीन अदालत होगी। इलेक्शन कमीशन ने भी इजलास बुला लिया। इलेक्शन कमीशन क्या फैसला कर सकता है? क्या मशवरे दिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को? और फिर नवाज शरीफ साहब ने ये मुतालबा कर दिया है कि ये जो वन मैन शो वाले जज हैं, ये जो तीनों जज हैं, वो कहते हैं इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाए। अगर रेफरेंस भेजती है हुकूमत तो क्या तरीक़ाकार हो सकता है? एक तो सदर के ज़रिए रेफरेंस भेजना होता है, क्या कोई और तरीक़ाकार भी इख्तियार किया जा सकता है? और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वाज़ेह एक पैगाम दे दिया। वो कहते हैं मैं खामोश पैगाम, वो पैगाम देने के माहिर हैं। जैसे मैं किसी को पैगाम देना चाहता था, इसलिए मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को मैंने अपने साथ बिठाया था। अब उन्होंने क्या पैगाम दिया है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, सीधा सीधा हम ख्याल बेंच। और ये कोई फैसला जो मुतवक्को फैसला था। कुछ लोगों की खुशफहमी थी कि मे बी चीफ जस्टिस जो है वो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है और अदम एतमाद किया जा रहा है तमाम सियासी जमातों की तरफ से, मासवाए पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट पर, इस बेंच पर, तो उसका शायद कोई तदारक कर लें, वो कोई फुल कोर्ट की तरफ चले जाएं, कोई अजलास बुला लें। लेकिन उन्होंने तो कुछ और ही मामला कर दिया। ये जनाब आए हैं 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है इन्होंने जजमेंट जारी की है। उसमें ना ही वो जो वजारत दिफा ने रिपोर्ट देनी थी अमन अम्मा की सूरत हाल के हवाले से, उसका कोई जिक्र है, ना ही पैसों की कमी का कोई जिक्र है, और ना ही सियासी जमातों को इसमें फ्रीक बनाया गया है। जो इब्तदाई तौर पे 9 रुकनी बेंच जो सो मोटो लिया था मुज़ाहिर नकवी और एजाजुल एहसन साहब वाले बेंच ने, उसमें जो कार्रवाई हुई थी उसमें तो इन्होंने बाकायदा नोटिस जारी किए थे तमाम सियासी जमातों को जो हुकूमत में शामिल है, उन तमाम सियासी जमातों को, पीटीआई को, सबको नोटिस दे के बुलाया था। ये उसी का तसलसल है, उसी की कंटिन्यूटी है। लेकिन यहाँ वो आए हैं, बैठे रहे हैं 6 दिन तक वकला, नून लीग के भी, पीपल्स पार्टी के भी। नून लीग की तरफ से अकरम शेख साहब थे और फ़ारूक एच नाइक साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से थे। वो बैठे रहे हैं तो उनको नहीं सुना गया। जनाब आपने तो, खबर चल गई थी कि आपने बाइकाट कर दिया है। वो कहते हैं जनाब हमारी बात सुन लें, अच्छा जी आप तहरीरी तौर पर दे दें तहरीरी। और उनकी ना हाजिरी है ना वो फ्रीक बनाए गए हैं इसमें, वो फ्रीक नहीं थे। अब जो स्टेक होल्डर है वो फ्रीक ही नहीं है। ये सिर्फ पीटीआई का इशू थोड़ा है इलेक्शन करवाना, ये तो तमाम सियासी जमातों का इशू है ना। इन्होंने कहा नहीं जी, बस जो हमने फैसला कर दिया। इन्होंने कहा जनाब जो 22 मार्च को हुक्म जारी किया था ना, वापस लिया था इन्होंने शेड्यूल 30 अप्रैल वाला, जो सदर ने तारीख दी थी रिकमेंडेशन पे इलेक्शन कमीशन की। तो ये उसमें तब्दीली कैसे कर गए जनाब? ये नहीं तब्दील कर सकते थे।
ان کا جناب، لیکن یہ انہوں نے 12-13 دن ضائع کیے ہیں بیچ میں، اور وہ پھر جس مرحلے پہ جو پہلا الیکشن پروگرام تھا یا الیکشن شیڈول تھا، اس مرحلے سے دوبارہ یہ شروع ہوگا، یعنی 10 اپریل سے وہ کہتے ہیں دوبارہ وہ جو ٹریبیونل وغیرہ جو ہیں وہ بیٹھیں گے، اور پھر اسی طرح پروسیس جو ہے وہ چلے گا، اور 14 مئی کو الیکشن ہو جائیں گے۔ اور 10 اپریل تک انہوں نے کہا ہے جناب کے پی اور پنجاب میں الیکشن کے لیے 21 ارب روپے جاری کیے جائیں، اور جو پنجاب کی نگران حکومت اور چیف سیکرٹری وغیرہ ہیں وہ جناب 10 اپریل تک جو عملہ ہے ان کی مدد کے لیے، الیکشن کمیشن کی الیکشن کروانے کے لیے اس کی بابت رپورٹ دیں گے جناب، یہ عملہ دستیاب ہے، یعنی عملہ شملہ دیں گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جناب جو معاونت کے پابند ہیں تمام لوگ، الیکشن کمیشن کی انتظامیہ، تمام انتظامیہ، اس پر جناب مکمل عمل کیا جائے، اور پھر جناب سیکورٹی کے لیے وفاقی حکومت جو ہے 17 اپریل تک پلان دے دے، جن جن سے بھی مدد لینی ہے، جو بھی اس کے ماتحت ادارے ہیں، پیراملٹری ٹروپس ہیں، رینجرز ہے، ایف سی ہے، فوج ہے، وہ جناب آپ نے ان کو یہ پرووائڈ کر دینا ہے۔ یہ تو جناب پنجاب کی حد تک ہو گیا کہ جناب وہ آئین جو کہتا ہے 90 دن والا، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اگر جانا ہے تو بڑا معمولی سا تھوڑا سا، اگر ناممکن ہو گیا ہے تو جیسے پہلے تھوڑا سا آگے کیا ہے انہوں نے چند دن، 30 اپریل اب چند دن، اور 14 مئی کو وہ کہتے ہیں جناب پولنگ جو ہے وہ ہوگی، اور جو اپنی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن وہ پوری کرے۔ اگر یہ پیسے نہیں دیتے تو پھر جناب یہ ہمیں بتائیں، پھر ہم مناسب حکم جاری کریں گے۔ یہ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، یہ معاونت نہیں کرتے الیکشن کمیشن کی، تو پھر یہ ہمیں بتائیں، ایک بس درخواست ڈال دینی ہے آپ نے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے۔ اور جو کے پی کے حوالے سے ہے، یہ انہوں نے ان کا جو پیراگراف نمبر 5 ہے ان کے آرڈر کا، اس میں یہ کہتے ہیں جو فنڈ ہے نا، یہ استعمال کا ان کی ثوابدید پہ ہوگا الیکشن کمیشن کی، اور 20-21 ارب روپے کافی پیسے ہیں ان کے خیال میں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں یہ پیسے خرچ کرنے اپنے پنجاب کے لیے، اور کے پی کے لیے اگر آپ سمجھیں کہ پیسے کچھ کم پڑ گئے ہیں، یعنی پہلو کم کرنا پنجاب جو الیکشن مکمل ہون گے 14 مئی نو، تو اس تو بعد پھر کے پی جی تسی کروانے نے، ایک دن نہ رکھ لیو۔ اگر کے پی کے لیے پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ نے ہمیں بتانا ہے، پھر ہم آپ کو اور پیسے لے کے دیں گے۔ یہ انہوں نے حکم جاری فرمایا ہے۔ اور جو دیکھیں 2 ایشو تھے، پنجاب میں الیکشن اور کے پی میں الیکشن۔ کہا یہ گیا کہ جناب آئین کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں تو 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے ضروری ہیں۔ اسی بات میں انہوں نے خود نوٹس لیا تھا کہ جناب یہ تو 90 دن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے پنجاب کا جو شیڈول ہے یہ صدر صاحب نے جاری کیا تھا الیکشن کمیشن کی تجویز پر، لیکن اس کے پیچھے حکم تھا سپریم کورٹ کا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کے پی کے گورنر سے مشاورت کے ساتھ وہاں بھی شیڈول جاری کرنے کا حکم دیا تھا، اس میں بھی پھڈا پڑا ہوا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سو موٹو والا معاملہ تھا، الیکشن والا معاملہ تھا، وہ 3-4 سے مسترد ہو گیا تھا۔ مسٹر جسٹس اطہر من اللہ، یحییٰ فریدی صاحب، جمال خان مندوکھیل صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے وہ مسترد کر دیا تھا۔ آرڈر آف دی کورٹ وہ ہے، وہ چاروں جج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آرڈر آف دی کورٹ وہ ہے، اور حکومت بھی یہی کہہ رہے، لیکن یہ کہہ رہے نہیں، چھوڑ دیں اس بات کو۔ یہ جو کیونکہ چیف جسٹس صاحب دوسری طرف تھے، بے شک وہ اقلیتی فیصلہ ہے، یعنی وہ اس لیے نہیں ماننا، یہ کہتے نہیں جی نہیں، وہ 3-2 سے ایکسیپٹ ہو گئی تھی درخواست، جو ریفرنس تھا وہ تو بھائی اس لیے کہ وہ چیف جسٹس صاحب اس کے ہیڈ تھے، آرڈر آف دی کورٹ انہوں نے جاری کرنا۔ وہ 4 کہہ رہے ہیں، سامنے لکھے ہوئے نوٹ ہیں ان کے، فیصلے جی وہ فیصلے نہیں ہیں، وہ بس ایسے ہی ہے۔ اس میں بھی ذکر کیا کہ ہمارے سامنے جو معاملہ رکھا گیا وہ غلطی ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 4-3 والے جو ہیں، وہ جج صاحب جو بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے جمال خان مندوکھیل، وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ نہیں بس اسی تم دس رہے ہیں نا یار، وہ بس یہی ٹھیک ہے گا۔ وہ کہتے ہیں جناب جہاں تک خیبر پختونخوا کا معاملہ ہے نا، تو درخواست گزار نے خیبر پختونخوا میں اسمبلی الیکشن کے لیے بھی ہم سے ریلیف مانگا تھا،
وہ اس میں ہوا یہ کہ جو صوبہ کے گورنر ہیں وہاں کے، ان کا جو وکیل تھا، وہ ان کی جو جماعت تھی، اس جماعت نے کوئی اپنا فیصلہ کر لیا، وہ بائیکاٹ والی بات لے کے بیٹھ گئے ہیں، تو پھر ان کا جو وکیل ہے یا ان کا جو نمائندہ ہے وہ دستبردار ہو گیا، تو اب تو کوئی نمائندہ ہی نہیں تھا، جب نمائندگی ختم ہوگی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہم خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب درخواست گزاروں کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ یہ معاملہ متعلقہ فورم پہ اٹھا لیں، یعنی ہائی کورٹ میں اٹھا لیں یا جہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ مناسب فورم ہے، اور پھر وہ ہمارے پاس درخواست بھی دائر کر سکتے ہیں۔ اور بھائی درخواست دائر کی ہوئی تھی، آپ نے اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جیسے پنجاب کو دیکھ رہے تھے، تو پھر پنجاب کی فکر کیوں تھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ پنجاب کی اتنی فکر کیوں ہے؟ بھائی پنجاب کی اس لیے فکر ہے کہ تحریک انصاف جو ہے یہ پنجاب پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت لوہا بہت گرم ہے، پنجاب کے عوام ہمارے ساتھ ہیں، کے پی تو وہ کہتے ہیں ہمارا ہی ہے، وہاں تو جب بھی الیکشن ہو جائے کوئی بات نہیں، کے پی پی ٹی آئی کا ہے، لیکن پنجاب میں اب ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے، لوگ مہنگائی کے ہاتھوں، بہت سارے دیگر معاملات کے ہاتھوں اتنے تنگ آگے ہو گئے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری بڑی مقبولیت ہے، ہم نے 2 اکثریت لے جانی ہے۔ پنجاب پر قبضہ کرنے کی اتنی فکر کیوں ہے؟ پنجاب پر قبضہ کرنے کی فکر اس لیے ہے کہ قومی اسمبلی میں پنجاب کی اتنی نشستیں ہیں کہ اگر ایک ہی پارٹی تمام نشستیں لے جائے تو واضح اکثریت سے وہ اپنا وزیر اعظم بنا سکتی ہے، کسی صوبے میں ایک نشست بھی نہ ملے اسے اور پنجاب کی ساری نشستیں لے جائے تو وہ وفاق میں حکومت بنا سکتی ہے۔ پنجاب کی قومی اسمبلی میں 143 نشستیں ہیں، یعنی 342 ٹوٹل نشستیں ہیں، ان میں سے 183 جو ہیں 55% کے قریب یہ نشستیں جو ہیں یہ پنجاب کے ہیں، اتنے ایم این ایز ہیں پنجاب کے۔ اگر پنجاب پر قبضہ کرنے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی مدد سے، تو پھر آگے دیکھیں جب قومی اسمبلی کے الیکشن آئیں گے اور پنجاب میں ان کی حکومت ہوگی تو یہ تو کوشش کریں گے کہ کلین سویپ کریں ہم پنجاب سے اور کے پی سے ملا کے، یہ تو حکومت ان کے کہہ لیں جناب ان کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، سپریم کورٹ ڈال رہی ہے ان کی جیب میں۔ یار سیدھی بات ہے، کے پی میں کیوں نہیں کروا رہے؟ کے پی میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ از خود نوٹس کیس کی کنٹینیوٹی ہے، تو از خود نوٹس کیس اس کو ادھر لے جاتے کہ جناب انصاف کی مکمل فراہمی کا ہمارے پاس جو اختیار ہے اس کے تحت ہم کے پی میں بھی شیڈول جاری کر رہے ہیں۔ یہاں تو شیڈول جاری کر دیا انہوں نے، وہاں شیڈول جاری نہیں ہو رہا۔ یہ شیڈول اختیار کس قانون کے تحت آپ نے یہ شیڈول جاری کیا ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے آئین میں؟ کوئی ایک فقرہ دکھا دیں کہ جناب اگر الیکشن شیڈول جاری نہیں ہوتا یا الیکشن کمیشن اپنا پرانا شیڈول واپس لے لیتا ہے، یہ جو پرانے شیڈول والی بات کر رہا ہوں نا، یہ جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 58 ہے نا، اس کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک دفعہ جب شیڈول جاری ہو جائے تو نہ صرف شیڈول میں ترمیم کر سکتا ہے بلکہ نیا پروگرام بھی یعنی نیا شیڈول بھی جاری کر سکتا ہے۔ یہ اختیار ہے اس کو، یہ کہتے نہیں اس کا اختیار ہی نہیں، وہ کہتے ہیں صدر کو بس انہوں نے آگاہ کرنا ہے کہ جناب ہم نے شیڈول چینج کیا، اجازت نہیں لینی صدر، صرف آگاہ کرنا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں جناب اسی نہیں مانتے تھوڑے اختیار نو، تھوڑے کو اختیار ہی نہیں ہے گا، وہ پھر بند کر دو یار ادارے شدارے، سارا کچھ اپنے ہاتھ لے لو، فوج دی کمان بھی ہوئے تھوڑے کول، پارلیمنٹ دے قانوناں نو تسیں جڑا دیندے ہو، وہ بھی قانون تسی بنا لیا کرو بیٹھ کے، بس یہ جناب قانون آ تے یہ نافذ ہو گیا، اسی آرڈر کرتا۔ اس طرح کا یہ بہت سارے اس میں حکم ہیں جو آرڈر انہوں نے جاری فرمایا ہے۔ یہ پتہ نہیں کس اختیار کے تحت انہوں نے یہ خود ہی شیڈول جاری کر دی ہے۔ کے پی میں بھی کر دیتے، کے پی میں کیوں نہیں کیا، صرف پنجاب میں کیوں کیا ہے؟ تاکہ وہ پوری توجہ جو ہے اپنی کنویسنگ جو ہے انتخابی مہم جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پنجاب میں چلا سکے۔ ویسے تو عمران خان صاحب اتنے ڈرپوک ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب الیکشن کمپین کیسے چلائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جناب آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کی پیشی تھی، آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے جناب
दफाई हिसार में वो जा रहे हैं, सर के ऊपर भी एक टोप सा डाला हुआ है उन्होंने बुलेट प्रूफ, और साइडों पे भी शील्ड्स लेके चल रहे हैं इनके जो गार्ड हैं, कि तफस पूरा दिया हुआ है कि जनाब कहीं से खान साहब को कोई तीला शिला भी ना लग जाए और तत्ती हवा भी ना लगे। इस तरह तो ये कैंपेन पता नहीं फिर कैसे चलाएंगे। यहाँ जो जलसा हुआ है मीनार पाकिस्तान में, उसमें ही वहाँ वो एक डब्बे में बंद होके इन्होंने बुलेट प्रूफ में वो इन्होंने खिताब फरमाया था। तो बहरहाल ये प्लानिंग है, मिले हुए हैं सारे ये, नवाज शरीफ एम ही नहीं कह रहा। और जो मरियम है उसने जो कहा है कि ये जो 2018 में प्लान था, जो काम शुरू किया था फैज़ ने, खोसा ने, साकब ने, ये उसको अंजाम दे रहे हैं, जो उसकी कंटिन्यूटी है, ये वही सहूलतकारी है जो वो कर रहे थे, ये मरियम ने कहा है। अब इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया है, वो गौर करेंगे। उनके जो वकील हैं इरफान कादर साहब, वो कह रहे हैं जनाब ये कोई आईनी आर्डर ही नहीं है। वो भी ये कह रहे हैं, उनका कोई तौहीन अदालत नहीं बनती, अगर नहीं करता इलेक्शन कमीशन तो उसके पास इख्तियार है, कोई बंदा भी गैर आइनी हुक्म मानने से इनकार कर सकता है। वो कहते हैं ये गैर आइनी हुक्म है जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। अब लोग कहते हैं कि 4 अप्रैल 1979 को 1979 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भट्टो के मर्डर का जो जुडिशल हुक्म जारी हुआ था उस पर अमल दरामद हुआ था, और आज 4 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है वो उसमें जुडिशरी का कत्ल भी शामिल है, आइन का भी, आइन की रूह का भी। ये सारे वो कहते हैं कताल लेवल के ये कत्ले आम है इन चीज़ों का, जो वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किया है। बहरहाल अपनी अपनी सोच वगैरह हमने बिल्कुल ठीक की है। वो जो कह रहे हो ना चाल, वो कहते हैं पैगाम दिया था मैंने उस वक्त, पैगाम देने के माहिर हैं काजी फाइज ईसा और मिस्टर यूसुफ मोइनुद्दीन खान ने। जो वो हाफिज कुरान वाले 20 नंबर नोट देने वाला नहीं था मामला, उसमें उन्होंने रोक दिया था कि 184 के तहत यानी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के जो केसेस हैं उनकी समाअत ना की जाए। उसके बावजूद इन्होंने समाअत की और एक एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए रजिस्ट्रार से जारी करवाया कि कोई उम्मीद नहीं जनाब, कोई गल नहीं तुसीं जो दीगर मुतलकीन हैं, मुतलका अफसर, उनको कह दिया नहीं ना जो पिटीशन नहीं रोकनी, वो समाअत जारी रहेगी उन मुकदमात की। तो उस तरफ एक तरफ तो अपने फैसले में कहते हैं कि वो उसका हम इतलाक नहीं होता, वो कोई आर्डर शार्डर नहीं है, और दूसरी तरफ वो जो बुनियादी केस है पूरा केस ही एक नए बेंच को दे देते हैं। पहले 3 रुकनी बेंच था ना, एक काजी साहब थे, मोइनुद्दीन खान साहब थे और शाहदवीद साहब थे। शाहदवीद ने उनसे इख्तिलाफ किया था और फिर उन्होंने ये पूरा यानी उधर वो फैसला, उसके बाद एक ही दिन में वो बेंच बनाते हैं और वो 4.5-5 मिनट के लिए इकट्ठा होता है 6 रुकनी बेंच जो है, और वो पूरा केस ही उड़ा देता है और 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जजमेंट भी दे देता है। यानी 4.5 मिनट में तो इतनी प्रोसीडिंग नहीं हुई जितनी बड़ी उन्होंने जजमेंट दे दी है। प्रोसीडिंग क्या हुई, इसका मतलब पहले घर से लिख के लाए हुए थे, जेब से निकाल के उन्होंने साइन किए हैं वो उसके ऊपर। आप देख लें उसमें वो जो पीएमडीसी की रिपोर्ट थी उसी को बुनियाद बना के उन्होंने वो परे मारा उठा के जनाब चलो, यानी वो हो गया। तो वो जो इंटरिम ऑर्डर था उनका काजी साहब का और मोइनुद्दीन साहब का, वो भी खत्म हो गया। यानी ये पेशबंदियां करते फिर रहे हैं। और जो बेंच था ये इधर गौर से सुनिए, एजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, सैयद मज़हर अली अकबर नकवी साहब, जिनके खिलाफ रेफरेंस है, मोहम्मद अली मदर साहब, आयशा मलिक साहबा और सैयद हसन अजहर रिजवी साहब। हसन अजहर रिजवी साहब अभी ताज़ा पिछले साल नवंबर में ये सिंध से जूनियर थे, इनकी पहले मुखालफत हुई थी, काजी साहब ने की थी और सरदार तारक मंसूर ने की थी। बाद में बस वो हुकूमत वाले जो है इनके साथ मिल गए थे चीफ जस्टिस के और ये आगे थे। और 2 दिन पहले ये अफवाहें थी, खबरें थी कि जनाब आयशा मलिक और सैयद हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं इन्होंने जनाब सैयद मंसूर अली शाह साहब के साथ जो कोई गुफ्तगू वगैरह की है और उनके वो ख्यालात से या उनके नुक्ते नज़र से इन्होंने इत्तफाक किया। लेकिन आज ये मंजी ठोकने के लिए वहाँ तैयार बैठे हुए थे। 4.5 मिनट में 8 सफ़े की जजमेंट, ये शेत हो गई। ये मैंने आपको याद होगा एक पूरी लिस्ट आपके सामने रखी थी और मैंने कहा था कि 8-7 का तनासब है, हम ख्याल 8 हैं, फुल कोर्ट की तरफ ना जाएं। जो
आइन को फॉलो करने वाले जज हैं वो 7 हैं। अब देख लें, ये 6 हो गए, 7वें हो गए जनाब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, और 8वें हो गए शाहद हमीद खान साहब, जिन्होंने अमीनुद्दीन खान और काजी फायद ईसा से इत्तेफाक नहीं किया था, इख्तिलाफी नोट दिया था। 8 पूरे हो गए ना, अब यकीन आ गया। और दूसरी तरफ कौन रह गया? काजी फायद ईसा साहब, सरदार तारक मसूद साहब, मंसूर अली शाह साहब, याहिया अफरीदी साहब, जमाल मंदोखेल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब और रतन मनीला साहब। इसलिए मैं कहता था कि फुल कोर्ट की तरफ ना जाएं, फुल कोर्ट बना भी देते तो क्या होता। अब जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जनाब ये वन मन शो था। अच्छा, एक बात ये, वो कहते हैं ना कि नून लीग जो है, इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेना छोड़ दिया है। जो नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, बड़े वो हैं इनके। उन्होंने जब बाजवे का जिक्र किया, उनका जनाब जो प्लान किया था ना मुझे घर भेजने का, जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ ने, साकब नसार ने, आसफ सईद खोसा ने, एजाज अल एहसन ने, अजमत सईद शेख वगैरह, ये सारे शामिल थे। बंदयाल और एजाज अल एहसन का भी उन्होंने जिक्र किया कि इन्होंने मेरे खिलाफ फैसले दिए हैं। वो कहते हैं कि जो ताहजात नहली वाला फैसला था वो तो बंदयाल साहब का था ना। तो वो कहते हैं बाद में फैसल वापडा वाले केस में ये कह रहे हैं ये काला कानून है, ड्रैकोनियन लॉ है, तो फिर काले कानून को सफेद क्यों नहीं किया? उनका जो वन मैन शो वगैरह जो हो रहा है ना, ये जो 3 जज हैं जो बैठे हैं आज, जिन्होंने ये फैसला दिया है, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाना चाहिए। और मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने तो मुतालबा किया है, लेकिन तैयारियां हो रही हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाए। अगर हुकूमत रेफरेंस भेजती है सदर के जरिए आइन के आर्टिकल 209 के तहत, तो फिर सदर उसको 15 दिन के लिए रोक लेगा, दोबारा फिर 10 दिन के लिए रोक लेगा, 25 दिन तो यही हो गए। इस दौरान वो जो मर्जी करते रहें, फिर क्या कर लेंगे आप उनको। एक और तरीका है, प्राइवेट भी इख्तियार है ना लोगों को कि किसी के पास कुछ शवाहद हैं किसी जज के खिलाफ मिसकंडक्ट के, तो वो प्राइवेट दरखास्त भी दे सकता है। लेकिन उसके लिए चेयरमैन जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो उमरता बंदयाल साहब हैं। अब जो हुकूमत है वो बजाय इसके कि सदर के जरिए रेफरेंस भेजे, जो हुकूमत है वो एक पर्सन के तौर पर भी काम कर सकती है। जैसे फर्में नहीं होती, फर्में कंपनियां ये फर्द के तौर पर भी काम करती हैं। जो पर्सन की तारीफ है उसके तहत जो शहरी हैं, ये कंपनियां हैं, अदारे हैं, ये पर्सन की तारीफ में आते हैं। तो ये बतौर पर्सन डायरेक्ट एक रेफरेंस जो है ये फाइल कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट रेफरेंस फाइल करते हैं और ये काजी फायद ईसा के पास फाइल करते हैं कि जनाब हम तो उसके खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं, ये रेफरेंस जो है ये चीफ जस्टिस के खिलाफ है, तो चीफ जस्टिस अब हेड नहीं रहा, तो आप इस पर कार्रवाई शुरू करें। और वो अगर कार्रवाई शुरू कर देते हैं तो फिर मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो जो मैंने जिक्र किया है कि जो 20 जुलाई 2007 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल करने वाली, जस्टिस रमदे वाले बेंच की, उसमें यह है कि किसी जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। अब ये खुद ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ रेफरेंस के खिलाफ दरखास्त देंगे, जैसे काजी साहब ने दी थी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने दी थी, और खुद ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे वो एक बेंच बना देंगे, और खुद ही फिर वो इनके जो हम ख्याल जजेस हैं वो रेफरेंस जो कलदम कर देंगे। ये बड़ा इन सारे मामलात को देखा जा रहा है कि कैसे इस चीज़ से बचना है, कैसे निकलना है। और ये भी हो सकता है कि जनाब आपने तो सदर के जरिए रेफरेंस भेजना है, डायरेक्ट बतौर पर्सन बतौर फर्द आप कैसे आ गए, ये भी मामला देखना है। बहुत सारी चीज़ें अभी जो हैं वो तशरीह तलब हैं, लेकिन बहरहाल ये तय हो गया हुआ है। कल मैंने जिक्र किया था कि अगर ये हम ख्याल मंजी ठोकने पे तुले हुए हैं ना हुकूमत की और नून लीग की और पीपल्स पार्टी की और पीडीएम की, तिलहारा तरखाना उन्होंने भी आंदा, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। वो ऐसे नहीं एकदम जनाब खुल के सामने आ गए कि जनाब नहीं करते हम आपके हुक्म पर अमल दरामद, ये गलत हुक्म है, हम इसको मुस्तरद करते हैं, पार्लियामेंट में भी कबीना भी। जो मुझे इतलात मिल रही है ना, और उनके जो वकील हैं इरफान कादर साहब इलेक्शन कमीशन के, वो कह रहे हैं जनाब कोई तौहीन अदालत नहीं है, ये हम हुक्म मानने के पाबंदी नहीं है, जो हुक्म ही कोई नहीं है, 2 नंबर हुक्म है। असल हुक्म तो वो 4 जजों का था जो मुस्तरद कर गए थे इब्तदा में ही। तो मे भी वहाँ इलेक्शन कमीशन में भी कुछ ऐसी बातें हो रही हों, कुछ सोचा जा रहा हो, कुछ तफजात का इजहार किया जा रहा हो।
सियासतदानों की तरह तो वो नहीं ना कर सकते हुकूमत की तरह, वो तो एक आईनी इदारा है। लेकिन बहरहाल फिर भी वहाँ से अगर कुछ ऐसा हो जाता है, ये सारे यार जो मैंने पहले कहा ना, ये सारे ये जो पीटीआई वाले हैं और हम ख्याल जजेस हैं अदारों में से, ये एक पेज पे हैं। और चीफ जस्टिस ने आज ये साबित करने की कोशिश की है, ये बेंच 6 रुकनी बना के, कि ये देख लो भाई, ये 8 बंदे हैं असी, थोड़े कोल हैगे ने बंदे 7 काजी साहब, ए मेरे को हैगे ने 8 और बेंच बनाने का इख्तियार भी है मेरे कोल, किसी भुल च ना रहना। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ करो गल। तो फिर ज़ाहिर है दूसरी तरफ से भी कुछ मामलात होंगे। कल कुछ ऐसी चीज़ें भी थी कि खदशात लिखा जा रहा है चीफ जस्टिस को बरादर जजों की तरफ से। मेरे खिलाफ वो सारे मराहल मरहूल जो है वो पीछे रह गई हैं सारी चीज़ें। वो कल भी मैंने कहा था ये आइन और कानून का मामला नहीं रह गया, ये तो सियासत का मामला और अनाओं का मामला बन गया हुआ है। और सारा फिर जो रियासत जब किसी काम पे तुल जाती है तो फिर ये जो 5-7 ऐसे या 8 जो हम ख्याल हैं वो ज़्यादा देर मेरा ख्याल ठहर नहीं सकते। बहरहाल पेचा पे आया और ठीक ठाक पे आया। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।